क्लास गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है? शुरू कर सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग पिछला लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे, आई होप, पीडीएफ से। आज हम लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं एक वर्क डन का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला निकाल के। ठीक है, करूंगा, अपलोड करूंगा मैं आज या कल में। आपको आज का और कल का दोनों लेक्चर अपलोड मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। फॉर्मूला फॉर वर्क डन देख रहे हैं सबसे पहले कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक पिस्टन ड्रॉ किया है। ये पिस्टन मैंने पिछले लेक्चर में भी ड्रॉ किया था। आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस पिस्टन ने एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है जिसको मैंने dx नाम दिया हुआ है। जो आपके पिस्टन का एरिया है वो a है, जो मैंने फोर्स लगाया है वो F है, और मेरे फोर्स लगाने की वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम मैंने क्रिएट किया है उसको मैंने dv लिखा है। अगर आप फोर्स का सबसे वर्क डन का सबसे सादा वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर फोर्स को मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। ठीक है, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, जिसको आप जानते ही अच्छी तरह से। वर्क डन कैन बी रिटन एज एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस कैन बी रिटन एज वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा P एंड आई कैन राइट इट एज dv, बिकॉज dx है तो मैं उसको dv लिख सकता हूं। तो ये हो गया हमारे वर्क डन का एक नया फॉर्मूला। यू कैन राइट इट एज dw dw dw। सो इस फॉर्मूले से हमें यह समझ में आ रहा है कि जब आप वर्क डन की बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम आपको वर्क डन का इंडिकेशन देता है। अगर आप यहां से टोटल वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिखेंगे पी डी वी। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये हो गया आपके वर्क डन का फॉर्मूला। सिंपल और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला, जो आपको इस चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है जो शायद आप याद रखेंगे, और कुछ प्रोसेसेस के कुछ फॉर्मूलाज होंगे जो शायद हमें याद रखने पड़े। एंड दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। इज इट क्लियर? सिंपल था, वैसे कुछ इसमें है नहीं, चेक कर लीजिए। बढ़ सकते हैं आगे। ये मुझे लास्ट लेक्चर में बताना था बट रह गया, तो मैंने अभी इसको कंप्लीट कर दिया। बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट लेक्चर कहां तक हमारा हुआ था? अगर आप याद करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। थर्मो के फर्स्ट लॉ में आपने ये सीखा था कि अगर आप किसी भी सिस्टम को Q नाम का हीट देते हैं तो वो हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव लेके आएगा, प्लस उसी हीट से सिस्टम कुछ काम भी कर सकता है। ये आपका फॉर्मूला था। Q हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा U change in internal energy of the system, or W is the work done
बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला वर्क, सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला वर्क। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको कोल इंजन का एग्जांपल दिया होगा, स्टीम इंजन का एग्जांपल दिया होगा। मैंने ये समझाने के लिए कि आप आग देते हैं तो उससे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में बदलाव आता है और सिस्टम उससे कुछ काम भी कर सकता है। आज हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। आज हम ये बातें करने जा रहे हैं कि आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है, आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है जिसको आप यू से डिनोट करते हैं, ये इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? कब आपके सिस्टम का इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, कब आपके सिस्टम का इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा और कब आपके सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, इस बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। मैं सबसे पहला वाला केस यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा जो U है वो हमारा पॉजिटिव। सपोज कीजिए आपके पास एक सिस्टम है, यहां पे आपने अपने सिस्टम को कुछ हीट दिया और आपके सिस्टम ने उस हीट से कुछ वर्क डन किया, परंतु आपने अपने सिस्टम को जो हीट दिया और जो सिस्टम ने वर्क डन किया, उनमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप है। यानी कि आपने हीट ज्यादा दिया पर सिस्टम ने जो वर्क डन किया वो कम किया। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि आपने सिस्टम को 200 जूल्स का हीट प्रोवाइड किया, पर आपके सिस्टम ने जो वर्क डन किया वो सिर्फ 100 जूल्स का था। ऐसे केस में जो आपका इंटरनल एनर्जी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आप इस चीज को न्यूटन्स के थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से भी आप इस चीज को आसानी से अपने दिमाग में फिटअप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है। तो डेल्टा U बराबर Q माइनस W होगा। डेल्टा U बराबर Q आपका 200 माइनस W आपका 100, तो डेल्टा U आ रहा है प्लस 100 जूल्स। तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव। कितने लोगों के दिमाग में ये बात छप रही? सिंपल एंड स्वीट। बढ़िया। अगला एग्जाम्पल मेरा रहेगा जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि आपका इंटरनल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है। किस तरह से होगा, अगले एग्जाम्पल में उस पर ध्यान देते हैं। ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल होगा जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका डेल्टा U नेगेटिव भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल को हमको इस तरह से समझना है कि जो आपको सिस्टम आप देख रहे हैं उसमें आप जितनी हीट दे रहे हैं और सिस्टम जितना वर्क डन कर रहा है, उसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा है जितना हीट आप दे रहे हैं उससे। यानी कि सपोज कीजिए आप सिस्टम को 100 जूल्स का हीट दे रहे हैं, बट जो सिस्टम वर्क डन कर रहा है वो 200 जूल्स के बराबर कर रहा है। यहां से जब आप डेल्टा U कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि डेल्टा U का फॉर्मूला है Q माइनस W। तो डेल्टा U हो जाएगा 100 जूल्स का आपने हीट दिया है पर 200 जूल्स का आपका वर्क डन हो रहा है,
तो -100 जूल्स आपकी इंटरनल एनर्जी आएगी। आसान भाषा में अगर समझाएं तो आपकी इंटरनल एनर्जी तब नेगेटिव होगी जब वर्क डन बाय द सिस्टम is more than the heat given to the system. I hope सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में छप गया होगा। तीसरा भाग जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्या हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 0 हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ये आपका सिस्टम है जिसमें आपने कुछ हीट प्रोवाइड की और आपके सिस्टम ने कुछ वर्क डन किया, पर अगर आपने जितनी हीट प्रोवाइड की और आपके सिस्टम ने उतना ही वर्क डन कर दिया तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि Q माइनस W ही आपका डेल्टा U होता है, तो 0 हो जाएगा। ये 3 केसेस आपने अपने दिमाग में रखने हैं कि आपका वर्क डन और आपकी सिस्टम को दी जाने वाली हीट, इनके बीच में क्या संबंध है। इस संबंध के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब 0 होगी। इज दैट क्लियर? चेक कर लीजिए। डन। बढ़े आगे। ठीक है, ध्यान से बात को समझें। अगला जो टॉपिक है इसको बोला जाता है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स का मतलब है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब ऐसा होता है कि हम ऐसी क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जो बदल सकती हैं, वेरिएबल कर सकती है, मतलब बदल सकती है, उनमें वेरिएशन आ सकता है। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स का मतलब है कि हम जब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जो बदल सकते हैं या जिनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। उन चीजों को हम थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के अंदर देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में निम्नलिखित चीजें कंसीडर की जाती है। प्रेशर, आप थर्मोडायनेमिक में प्रेशर एक ऐसा चीज है जिसको वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर, चौथा डेंसिटी, पांचवा मास ऑफ द सिस्टम। इन सब में प्रेशर ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है ये भी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो आप स्टडी के लिए यूज करते हो, या सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसको आप ऑब्जर्व करते हो। सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसको आप मेजर करते हो। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, वो आपका सिस्टम।
तो सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम का वॉल्यूम, सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम की डेंसिटी, सिस्टम का मास, ये सब चीजें आपके थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल के अंदर आती हैं। अब जो थर्मोडायनेमिक की स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे जो स्टेट वेरिएबल्स नाम की चीज है, इनसे आपको डरना नहीं चाहिए, या आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा खासा हिस्सा है। जैसे आप कभी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये सब क्या है, पीवी एनआरटी, ये क्या है, ये आइडियल गैस इक्वेशन के वेरिएबल्स है। जब भी कोई चीज के बारे में बात की जाती है तो कुछ निम्नलिखित वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर ही बात की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में ये 5 चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टेट वेरिएबल्स दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। एक कैटेगरी है जिनको बोला जाता है इंटेंसिव वेरिएबल्स, और एक कैटेगरी है जिसको बोला जाता है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं विच डू डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, पहले तो सिस्टम का साइज का मतलब क्या है। सिस्टम का साइज का मतलब वही है जो आप सोच रहे हो। सिस्टम बड़ा हो सकता है, सिस्टम छोटा हो सकता है। अगर आपने सिस्टम का साइज कर दिया चेंज, तो सिस्टम के साइज चेंज करने की वजह से अगर कोई वेरिएबल बदल जाए तो आप उसको एक्सटेंसिव वेरिएबल बोलेंगे, और सिस्टम का साइज बदलने की वजह से अगर कोई वेरिएबल ना बदले तो आप उसको इंटेंसिव वेरिएबल बोल दें। एक एग्जांपल के तौर पे बातचीत कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आपका सिस्टम है। क्योंकि ये बातें हम कल से करते आ रहे हैं, तो आई होप आपको अभी तक से समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, और आपका एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, इतनी बातें तो आई होप आपके दिमाग में छप गई होंगी। एनवायरनमेंट आजू बाजू वाली चीज होती है, बाउंड्री एक ऐसी चीज होती है जो सिस्टम और एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है, और सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे केस में समझिए, सिस्टम यहां पे हवा है। अगर मैंने इस सिस्टम के साइज को बदल दिया, समझ लिए मैंने इसको आधा कर दिया, तो अब आपको साफ साफ पता चल रही है कि इस सिस्टम में जो भी हवा थी वो दो भाग में बट गई। अगर सिस्टम की हवा दो भागों में बट जाए, तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि क्या क्या चीज बदल गई है या क्या क्या चीज नहीं बदली है, तो आप क्या कहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो दोनों कंपार्टमेंट में जो भी हवा है उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर और उसकी डेंसिटी, ये तीन क्वांटिटीज सेम रहेंगी। क्योंकि कंपार्टमेंट आधा करने से प्रेशर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कंपार्टमेंट आधा करने से टेम्परेचर बदलने वाला नहीं है, कंपार्टमेंट आधा करने से डेंसिटी में थोड़ी ना कोई फर्क आ जाएगा। आपके खाने का तेल अगर बड़े वाले पतीले में रखा है, छोटे वाले पतीले में रखा है, क्लास जस्ट अ मिनट। क्लास
सो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज ऑफ द सिस्टम जो है वो हमने बदल दिया। पहले सिस्टम थोड़ा बड़ा था, अब आप देख सकते हैं सिस्टम छोटा हो गया, दो भाग में सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब चीजें अभी भी सेम रहेगी। मैं आपको तेल का एग्जांपल दे रहा था। तेल एक्चुअली बड़े पतीले में होता है, पर कभी कभी हम रोटियां चपातियां बनाने के लिए छोटे से पतीले में तेल को निकाल लेते हैं। तो क्या साइज चेंज होने से तेल की डेंसिटी बदल जाएगी? नहीं बदल जाएगी। क्या तेल का टेम्परेचर बदल जाएगा? नहीं। क्या वहां का प्रेशर में कोई बदलाव आएगा? नहीं। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव जरूर आएगा, जैसे कि मास। मास जरूर बदलेगा। पहले टोटल कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा मास था, अब आधे आधे कंपार्टमेंट्स में कम मास हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज में बदलाव आएगा, और वो है आपकी इंटरनल एनर्जी। अगर आप ज्यादा मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जब सिस्टम बड़ा था तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। जब आपके मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स आधे आधे हो गए, तो ऑब्वियसली है इंटरनल एनर्जी में भी बदलाव आएगा, यानी कि इसमें इंटरनल एनर्जी कुछ कम होगी, इसमें इंटरनल एनर्जी कुछ कम होगी। सो ऑब्वियस ही बात है क्लास, ये जो वेरिएबल्स होंगे ये हमारे पहले कैटेगरी के वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि इंटेंसिव वेरिएबल्स। और ये जो वेरिएबल्स होंगे ये होंगे हमारे एक्सटेंसिव कैटेगरी के, क्योंकि इनमें बदलाव आ रहा है। एक्सटेंसिव कैटेगरी के वेरिएबल्स कौन से? डू डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। इंटेंसिव है जो साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। एनी डाउट्स? चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल से क्या आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है? क्या आपको समझ में आया? मैंने सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ द सिस्टम बदलने का मतलब आप समझ पा रहे हैं? पक्का? मास में चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम तो आधा ही कर दिया ना आपने। बढ़िया। अगली चीज में बढ़ रहा है। जब भी आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो मतलब है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप तीन तरह के इक्विलिब्रियम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला इक्विलिब्रियम होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा इक्विलिब्रियम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा इक्विलिब्रियम होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होता है जब आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। वैसे ये हमारे किसी काम का है नहीं क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर फिर भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जैसी चीज तो आप 11th स्टैंडर्ड में फोर्स चैप्टर में आपने सुना होगा, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सुना होगा। एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उस पर इक्वल फोर्सेस लगती हैं। अगला जो इक्विलिब्रियम है, या फिर इक्वल फोर्सेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके ऊपर लग रही हैं कैसी फोर्सेस? बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें नो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। कोई भी केमिकल रिएक्शन होना नहीं चाहिए। केमिकल रिएक्शन ना होने का मतलब
कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तभी तो कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, एक जगह दूसरी जगह मैटर नहीं जाएगा। अगर ऐसी चीज हो रही है तो आप बोलेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में चीजें हैं। जैसे कि कभी कभी आप पानी में इनो डालते हैं तो कुछ रिएक्शन चालू हो जाता है, थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। पर जब आपने पानी में इनो डाला तब इक्विलिब्रियम नहीं है, पर थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। आपको लगता है ना वहां से कुछ बुलबुले उठ के बाहर गिर रहे हैं ग्लास से, तो मैटर ग्लास से बाहर गिर रहा है। मैटर मतलब कुछ भी चीज को आप मैटर बोल सकते हो, पानी हवा सब मैटर है। पर कुछ देर के बाद इनो और पानी दोनों शांत हो जाते हैं, तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम आपने अचीव कर लिया। ये मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया, डे टू डे लाइफ में आपने इनो जरूर यूज किया होगा या तो यूज करते हुए देखा होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम नाम में ही आपको चीजें छुपी हुई नजर आएंगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब आपके पूरे के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तब आप इस चीज को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है। तो जब भी आप किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टडी करते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्टडी करें। अब वो कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकती है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, थर्मल, या तीनों हो सकता है। क्योंकि जब आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तब उसको स्टडी किया जा सकता है। वरना बार बार अगर उसमें कुछ चेंजमेंट्स आते रहेंगे तो आप उसको कैसे स्टडी करोगे? बार बार उसका प्रेशर बदल रहा है, बार बार ये हो रहा है, बार बार वो हो रहा है। तो आपको अगर किसी थर्मोडायनेमिक इसको पढ़ना है, रिएक्शन को या थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ना है, तो आप उसमें कुछ बदलाव भी तो लाना चाहते हैं खुद से। पर अगर उसमें पहले से ही कुछ बदलाव अपने आप आ रहे हैं तो कैसे स्टडी करोगे? तो दिमाग में रखिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ऐसी चीजें वहां पे जरूर होनी चाहिए। अगर आपने ये इक्विलिब्रियम्स दिमाग में रखे तो आप कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसीजर्स को आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि क्या? सपोज कीजिए आप एक ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, जो ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है और इस ग्राफ का एरो मार्क कुछ इस तरह से। अब इस ग्राफ के एरो मार्क से आपको जो चीज समझ में आ रही है या जो चीज आप देख पा रहे हो वो ये है कि पहले आपके सिस्टम का जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा था। यू कैन सी हियर, this is the pressure, but the volume of your system was very very low, and this is true। आप जानते हैं बॉयल्स लॉ के हिसाब से, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं पहले से भी। after some time you can say that the pressure of your system has decreased and the volume of your system has increased। so the point yahan pe to understood is that at this particular point आपका जो सिस्टम होगा वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। फिर आपने उस सिस्टम में खुद से कुछ चेंजमेंट्स लेके आए और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो जब आप स्टडी करते हैं तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। अब हम लोगों ने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया और हमने ये समझा कि थर्मल इक्विलिब्रियम का यहां पे इंपॉर्टेंस क्या है। पर हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि अभी अभी हमें पता चला था कि जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल,
पीडीवी। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि ये आपका वर्क डन है। पर सपोज कीजिए किसी ने आपको बोला कि इस ग्राफ को देख के वर्क डन बताइए। इस ग्राफ को देख के आप क्या बताइए? वर्क डन बताइए। तो आपको पता रहना चाहिए कि जब भी आप एक पीवी ग्राफ बनाते हैं, जब भी आप एक पीवी ग्राफ बनाते हैं, तो किसी भी पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। क्या होता है एरिया अंडर द कर्व? आप ये जगह देख रहे हैं, यहां पे आपका जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व के नीचे का अगर आपने पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट कर दिया तो समझ लीजिए आपने वर्क डन निकाल लिया। प्लीज बात को ध्यान से समझें, एंट्रेंस में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चा फॉर्मूला याद करके चले जाता है कि वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी करूंगा तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। एग्जाम में एंट्रेंस में वो ग्राफ दे देता है पी और वी का और बोलता है बताओ वर्क डन कितना है। बच्चा सोचते रह जाता है। अगर आप इस ब्लू वाले शेडेड रीजन का अगर आपने एरिया निकाला तो यही है आपका एरिया अंडर द कर्व जो आपको वर्क डन दे दे। द पॉइंट that also has to be remembered here is that कि जो भी वर्क डन आप यहां पे निकालोगे वो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये चीजें कैसे याद रहेंगी। पहले तो आपने ये याद रखा कि वर्क डन निकालना कैसे, ग्राफ की मदद से, एरिया अंडर द कर्व। फिर क्या आप ये बात भी याद रखेंगे कि जो वर्क डन है वो इस टाइम पे पॉजिटिव है। कैसे? जब आप इस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं तो बात को ध्यान से समझिए। आपका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, दिख रहे हैं आप? सॉरी, आपका जो प्रेशर है वो घट रहा है। प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड आपका जो वॉल्यूम है इज इंक्रीजिंग। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है कि प्रेशर घट रहा है? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्या सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि प्रेशर कम हुआ है और वॉल्यूम बढ़ा है? यहां पे वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया है। क्या ये सब बात एग्री कर रहे हैं इस चीज को? हो सकता है पहले आपका प्रेशर P1 हो, अब आपका प्रेशर P2 है। हो सकता है पहले आपका वॉल्यूम V1 हो, अब आपका वॉल्यूम V2 है। क्या आप ये एग्री कर रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है? बिल्कुल सही। याद रखिए, जब भी एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन का मतलब वॉल्यूम जब भी इंक्रीज होता है तो आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव माना जाता है। दो चीजें मैं इस ग्राफ के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज, किसी ने आपको ग्राफ दे दिया और किसी ने आपको बोल दिया बताओ बेटा वर्क डन कितना है, तो आप इस एरिया अंडर द कर्व को कैलकुलेट करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एरिया अंडर द कर्व इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। आपके पास एक रेक्टेंगल है और आपके पास एक टूटा फूटा ट्रायंगल है।
इसको हम 90 डिग्री का ट्रायंगल मान सकते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल गिव यू द टोटल एरिया, और वही टोटल एरिया आपका वर्क डन होगा। ये पहली चीज मैंने आपको आज सिखाई। दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप ऐसा एरिया कैलकुलेट करके वर्क डन निकालेंगे तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि आपका वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों पॉजिटिव आना चाहिए? कि जब भी आपका एक्सपांशन होता है, जब भी आपके गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसे टाइम पे आप बोलते हैं कि आपका वर्क डन पॉजिटिव है। दूसरा केस, जब आपको मैं ये बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में मुझे किस बात का ध्यान रखना था। सपोज कीजिए मैंने वापस एक ग्राफ बनाया इस तरह से, यहां प्रेशर है, यहां वापस वॉल्यूम है, और जो आपका ग्राफ है वो ऐसा है। पहले वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, पर डिफरेंस अब आपको पता चलेगा। जस्ट लुक एट द एरो मार्क। पहले वाले का एरो मार्क ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, दूसरे वाले का एरो मार्क नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एरो मार्क आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रहा है कि सिस्टम के साथ क्या हो रहा है। जरा मैं आपको बताऊं कि सिस्टम का प्रेशर बहुत ही कम था और सिस्टम का वॉल्यूम इनिशियली बहुत ही ज्यादा था। एरो मार्क की मदद से आपको पता चला कि फाइनली सिस्टम का वॉल्यूम बहुत ही कम हो चुका है और सिस्टम का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। यह जानकारी आपको एरो मार्क देख के पता चली। अब अगर किसी ने आपको बोला कि यार मुझे वर्क डन बताओ, तो यहां पे भी आप सेम फंडामेंटल यूज करेंगे। आप यहां पे एरिया अंडर द कर्व आप यहां पे भी निकालेंगे, और ये एरिया अंडर द कर्व आपको आपके पूरे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का वर्क डन बता देगा इस ग्राफ की मदद से। परंतु जब आप ये वर्क डन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वर्क डन तो नेगेटिव आ रहा है। तो सीखने को क्या मिला? यहां पे भी एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन, पर कृपया करके बात ध्यान पे रखें कि यहां पे जो वर्क डन आएगा वो आएगा नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे कंप्रेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं वॉल्यूम पहले ज्यादा था, फिर वॉल्यूम घट के कम हो गया, इसका मतलब कंप्रेशन हुआ है। और जब कंप्रेशन होता है तो आप बोलते हैं कि वर्क डन नेगेटिव है। कितने लोगों को पहला और दूसरा किस्सा समझ में आया? आराम आराम से जा रहे हैं, कोई घाई नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं। बस क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है थर्मो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आराम आराम से जाके समझा रहा हूं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं, एकदम बच्चों वाली चीजें हैं। चलिए, क्यों ना हम थोड़ा और एनालिसिस करें तो शायद बेटर हमें इस चीज का समझ आए। एग्जाम्पल में हम प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल हम लेंगे। प्रेशर कुकर हम लोगों ने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। जैसे ही प्रेशर कुकर में आग लगती है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ने लगता है। वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ने लगता है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अंदर की जो गैस है वो एक्सपांड करने की कोशिश करती है, और इसी एक्सपांशन की मदद से आपकी राइस फूलती है, आपकी राइस के अंदर हवा जाती है।
हवा एक्सपैंड होती है, राइस भी एक्सपैंड होती है। परंतु आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो कुकर की सीटी है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया। आई होप आपको पता है सिस्टम कौन है। सिस्टम है हवा जो कुकर के अंदर बंद है। तुमने जब आग लगाई तो उसके वजह से वो जो सिस्टम की अंदर की हवा थी वो एक्सपैंड हो गई। मैं जानता हूं, मैं यहां पे प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का दिया था, बट समझने के लिए तो काफी अच्छा है कि आपको समझ में आ रहा है आग लगाने से भी वॉल्यूम एक्सपेंशन तो हो रहा ही है ना। पर आप अगर देखेंगे तो हमारी गैस ने सीटी को ऊपर किया, तो ये हमारी गैस ने वर्क किया। दिस इज वर्क डन बाय द गैस, और ऐसा वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने एक पिस्टन लिया, इस पिस्टन को आपने इतना अंदर तक दबा दिया, सो अब आपकी जो गैस है अंदर की तरफ वो हो चुकी है कंप्रेस। ऐसे में आप कहते हैं कि आपने किया वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि आपने गैस के ऊपर वर्क किया है, आपने उसको कंप्रेस किया है। ऐसे टाइम पे जो वर्क डन बनता है उसको बोला जाता है नेगेटिव वर्क। जरा ऊपर जाते हैं, ग्राफ में चेक करते हैं, बिल्कुल सही। जब कंप्रेशन हुआ था तो नेगेटिव वर्क डन था, और जब एक्सपेंशन हुआ था तो पॉजिटिव वर्क डन। और यही चीज मैंने अब आपको कुकर और इस पिस्टन के एग्जांपल से समझाई। बस मैंने एम्फोसिस किस बात पे किया है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ कि सामने वाली पार्टी वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम के टर्म्स में बात करे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। जब भी सिस्टम वर्क करता है तो भी वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो वो वर्क डन नेगेटिव होता है। क्लैरिटी आ रही है? डन। बढ़िया। इसके बाद एक तीसरा केस भी बन सकता है। एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये आपका आदिति, क्या रॉन्ग है बेटा? केमिस्ट्री वाला लॉजिक यहां पे मत लगाओ। आदिति, आर यू अप्लाइंग केमिस्ट्री हियर? केमिस्ट्री लगा रहे हो ना? मैं जानता था कोई ना कोई केमिस्ट्री पक्का लगाएगा। केमिस्ट्री मत लगाओ। केमिस्ट्री में लिखा रहता है वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, बराबर ना?
फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। कितने लोग को पता है केमिस्ट्री में ऐसा लिखा रहता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। केमिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है, बराबर है ना। ध्यान से समझिए, आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था या पढ़ती थी, उसमें तो भैया ये चीज और ये चीज ऐसे नहीं लिखी है, उसमें तो लिखा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। मैंने ये चीज क्यों नहीं उठाई, क्योंकि मैं चीजों को बढ़ाना नहीं चाहता था, मैं अपना फिजिक्स पढ़ाना चाहता था, पर क्योंकि अभी अदिति ने सवाल उठा दिया है तो बताना पड़ेगा। जब भी आप केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करता है। किसके रिस्पेक्ट में बात करता है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। फिजिक्स यहां बैठ के पढ़ा जा रहा है, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स यहां बैठ के पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको दो अलग अलग कलर में दिखा देता हूं कि आप कहां बैठ के सोच रहे हो। फिजिक्स में आप यहां बैठ के सोच रहे हो, केमिस्ट्री में आप यहां बैठ के सोचते हो। दिस इज केमिस्ट्री। जब आप केमिस्ट्री में एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में बैठ के सोचते हो तो जो वर्क डन पॉजिटिव दिखता है वो एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव दिखता है, और जो वर्क डन सिस्टम के हिसाब से नेगेटिव है वो एनवायरमेंट के हिसाब से पॉजिटिव है। कैसे? अगर आप बाहर से बैठ के इसको देखो एनवायरमेंट के हिसाब से, तो आपने वर्क डन किया, एनवायरमेंट के हिसाब से सोचो, आपने वर्क डन किया तो भाई पॉजिटिव हुआ ना, बराबर है ना। आपने वर्क डन किया, आप एनवायरमेंट में बैठ के सोचो ना जरा, आपने इस पिस्टन को दबाया, आप कहां हो? आप एनवायरमेंट में हो, दिख रहा है? आप एनवायरमेंट में बैठ के सोचो। इसलिए केमिस्ट्री बोलता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, क्योंकि आपने वर्क डन किया। और इधर केमिस्ट्री क्यों बोलता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, बाय द सिस्टम इज नेगेटिव? क्योंकि पिस्टन ऊपर आ रहा है तो तुम एनवायरमेंट को धक्का मार रहे हो। पिस्टन ऊपर आने का मतलब तुमने एनवायरमेंट को धक्का मारा, एनवायरमेंट ने तुमको धक्का मारा तो पॉजिटिव, तुमने एनवायरमेंट को धक्का मारा तो नेगेटिव। केमिस्ट्री एनवायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई जाती है, फिजिक्स सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई जाती है। इसलिए वहां और यहां ये फर्क आता है। और मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता है। बट अभी जिसको डाउट था शायद उनका क्लियर हो गया। जिनको पता ही नहीं था, कुछ महान व्यक्ति हो सकते हैं यहाँ पे जिनको पता ही नहीं था केमिस्ट्री में ऐसा होता है, वो चुपचाप जो मैंने पढ़ा है ना अभी, ये दिख रहा है मेहंदी कलर में जो लिखा है, बस वो तुम्हारी जिंदगी है। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। अदिति, इज योर डाउट क्लियर? एंड सम पीपल हु माइट बी थिंकिंग सो। डन। कौन है रे रियल मी नार्जो 20? रियल मी नार्जो 20 कौन है रे? नया फोन लिया क्या रे विजय? अच्छा, पापा का है क्या? ठीक है, मेरे को लगा नया फोन दिखा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया। मैं आपको तीसरे केस के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, कृपया ध्यान दीजिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी ग्राफ बन जाए तो टेंशन में ना आए, हो सकता है कोई ग्राफ आपको ऐसा दिख जाए।
इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपके प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, प्रेशर वही है, परंतु आपके वॉल्यूम में जरूर चेंज आ रहा है। देख लीजिए, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका फाइनल वॉल्यूम। ऐसा भी कोई ना कोई किस्सा जरूर हो सकता है। बिना प्रेशर में चेंज आए वॉल्यूम में बदलाव लाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया, प्रेशर कुकर में आपका वॉल्यूम बदल रहा है पर आपका प्रेशर अंदर सेम रहेगा, क्योंकि प्रेशर को जाने की जगह नहीं है कहीं पे। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बदला जा सकता है टेम्परेचर की मदद से। तो ऐसे केस में भी जो वर्क डन निकाला जाएगा वो वर्क डन अंडर द कर्व से ही निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे पहले आप वर्क डन निकालते थे वैसे ही अभी भी आप वर्क डन निकालेंगे। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। बस सवाल ये उठता है कि ऐसा करने पे वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात आपने दिमाग में रखनी है, एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ। आपने क्या बात ध्यान में रखनी है, क्या यहां पे एक्सपांशन हुआ? बिल्कुल हुआ। एक्सपांशन हुआ मतलब वर्क डन पॉजिटिव। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं। खत्म हो गई बात। कितने लोगों को ये तीनों केसेस समझ में आए? डन डनाडन। चेक कर लीजिए। एक और केस आपके सामने पेश करना चाहूंगा, कृपया ध्यान दें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा भी नजर आ सकता है। सपोज कीजिए ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, और जो आपका ग्राफ बन रहा है वो हो सकता है कुछ इस तरह से बन रहा है। ये ऐसा और फिर ऐसा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, फिर ये पॉइंट तक। लेट मी नेम दिस पॉइंट एज 1, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज 2, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज 3। 1 से लेके 2 तक आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, और 2 से लेके 3 तक आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, कृपया बताएं। बताओ। 1 से 2 में क्या आप देख सकते हैं, 1 से 2 के बीच में जो प्रेशर आप देख रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है, परंतु जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। पर 2 से 3 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, परंतु जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? दिखता है, समझता है कुछ? पक्का? ठीक है।
अब अगर किसी ने आपको यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो आई होप आपको पता होगा आप एरिया अंडर द कर्व, आप ये चीज इस्तेमाल करेंगे। तो आप कौन सा एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे? आप सिर्फ इतना एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। आप सिर्फ ये वाला एरिया अंडर द कर्व आप निकालेंगे। ये होगा आपका एरिया अंडर द कर्व। कृपया ध्यान दीजिए। चौथा एग्जाम्पल अगर आपको समझ जाए तो एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट एंड इंटरमीडिएट स्टेट। यानी कि जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। मतलब वर्क डन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा कैसा पाथ ले रहे हो। पाथ का क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे चौथे एग्जांपल से, तो शायद आपको क्लैरिटी आए। ये जो आप पहला पॉइंट देख रहे हो, ये आपका इनिशियल स्टेट है। ये जो आप दूसरा तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका फाइनल स्टेट है। और ये जो आप दूसरा पॉइंट देख रहे हैं क्लास यहां पे, ये आपका इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में। ठीक है। सो क्लास, क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जब आपने एरिया अंडर द वर्क डन जब आपने निकाला, तो क्या इंटरमीडिएट स्टेट ने अपना रोल प्ले किया? बिल्कुल किया। आपने 2 से 3 तक तो वर्क डन निकाला, पर अगर आप मेरा पहले वाले तीनों एग्जाम्पल देखेंगे, तो ये आपका इनिशियल स्टेट था, ये आपका फाइनल था। देखिए इनिशियल और फाइनल रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहां पे इनिशियल था, यहां पे फाइनल था। ऊपर भी आप चेक कीजिए, मेरे पहले वाले एग्जांपल में ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। तो इनिशियल और फाइनल तो रोल प्ले करता ही है, पर उसके साथ साथ ये जरूरी था समझना कि इंटरमीडिएट स्टेट भी अपना रोल प्ले करेगा। पर पहले 3 एग्जांपल में इंटरमीडिएट स्टेट का रोल आपको दिखाई नहीं, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं। पर जब तक देखोगे नहीं तब तक विश्वास कैसे करोगे। चौथा वाला एग्जाम्पल इंटरमीडिएट स्टेट को दिखाने के लिए था, एक ऐसी जगह जहां से कहानियां बदलना शुरू हो जाती। 1 से 2 तक कहानी कुछ और थी और 2 से 3 तक कहानी कुछ और थी। इसलिए मैंने आपसे पूछा 1 से 2 आपको क्या समझा और 2 से 3 आपको क्या समझा। 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कहानी में आया बदलाव, इसलिए उसको बोला गया इंटरमीडिएट स्टेट। तो क्या ये इंटरमीडिएट स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट था वर्क डन निकालने के लिए? बिल्कुल था। इसलिए आपने क्या लिखा कि वर्क डन इनिशियल स्टेट पे तो डिपेंड करता ही है, फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करता ही है, इंटरमीडिएट स्टेट पे भी डिपेंड करता है। यानी कि वो पाथ डिपेंडेंट है। पाथ मतलब आप कहां कहां जाओगे, कैसे कैसे चेंजमेंट्स लाओगे, ये पाथ बोलते हैं। 1 से 2, 2 से 3, इसको पाथ बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। कितने लोगों के दिमाग में बात आई? एमएसटी सीटी लेवल तक ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? बढ़िया है एकदम, 4 ग्राफ, दिमाग खुल रहा है। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप थर्मोडायनेमिक्स को हेट ना करें। वरना अगर कोई केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आया है तो वो खुद ही समझता है
आसानी से चीजें दिमाग में फिट अप कर रहा हूं कि इनिशियल स्टेट क्या होगा, फाइनल स्टेट क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेट क्या होगा, कैसे इंटरमीडिएट स्टेट ने अपना रोल प्ले किया, अगर ऐसा ग्राफ दिखा तो कैसे आप हैंडल करेंगे। आई होप अभी तक से किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये हमने कर लिया है। वो पिस्टन आग गर्म करने से पीछे आता है, आधा कर दिया हमने, वो भी कर लिया है। वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यानी कि आपके जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं, वो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस अलग अलग प्रोसेसेस में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रोसेसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला, इसको बोला जाता है रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस, जो शायद केमिस्ट्री में भी आपने सुना होगा। तो इसको समझने में आपको ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। दूसरा जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा जिसको हमें पढ़ना है, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। सुना तो होगा। तीसरा और सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है आइसोबारिक। चौथा एंड ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन, आइसोकोरिक प्रोसेस। पांचवा और सबसे तगड़ा, एडियाबैटिक प्रोसेस। सिक्स्थ, साइक्लिक प्रोसेस। सेवेंथ इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। जो सबसे सिंपल है फ्री एक्सपांशन, साइक्लिक प्रोसेस भी सिंपल है। आइसोबारिक आइसोकोरिक सिंपल है, एडियाबैटिक थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आइसोथर्मल सब सिंपल, थोड़ा थोड़ा। ये है हमारे 7 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जिसमें आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को क्लासिफाई किया जाता है। इन सातों में उसको क्लासिफाई किया जाता है और ये 7 प्रोसेसेस हमें एक एक करके पढ़ने हैं। सिंपल है, जैसे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो मैं सोच रहा हूं पढ़ाऊं ना, क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आप केमिस्ट्री में कितनी बार पढ़ के बैठे, पर मैं उसमें थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स का टच ऐड करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में थर्मोडायनेमिक के एंगल से क्या याद रखना है। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक एंड फ्री एक्सपेंशन, ये 7 प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवरीबॉडी इज ओके विद इट? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर स्टडीइंग? ये 7 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले वील स्टार्ट ऑफ विथ द वेरी सिंपल एंड द वेरी इजीएस्ट वन। पहला वाला, उसका नाम है क्या? रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो
रिवर्स किए जा सकते हैं, उनको आप बोलोगे रिवर्सिबल। समझिए आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं और आपने एक ऐसा ग्राफ बनाया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक एरो मार्क ऐसा, एक एरो मार्क ऐसा, यानी कि आप ए से बी तक भी जा सकते हैं, बी से वापस ए भी आ सकते हैं। तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हो गया, काम खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे साइकिल में हवा भरवाना, 0 to 35 या 30 psi, 30 psi से वापस 0, रिवर्सिबल है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम सब इंक्लूड हो रहा है ना। जब आप साइकिल में हवा भराते हो तो प्रेशर की वजह से आपका वॉल्यूम जो है टायर फूलता है, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। बट बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक की कैटेगरी में इरिवर्सिबल प्रोसेसेस वो होंगे जिसका ग्राफ पहले आप देख लो। बहुत सारे लोग इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के ग्राफ को भी थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और कभी कभी पेपर में दिख जाए तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ग्राफ पहले अच्छी तरह से देख लो इरिवर्सिबल का। ये इस तरह से हम ग्राफ बना रहे हैं, समझिए ये आपका प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है और आप इस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप गए, पर जब आप पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे तो आप ऐसे आए, ये आपका हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक का क्या एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप अपने दोनों हाथ लीजिए और दोनों हाथों को आप ठंडी लगने पे, जैसे आपके दोनों पाम्स को आप रगड़ते हैं, तो आप अपने दोनों पाम, आप एक अपने हाथ के पाम को लीजिए, दूसरे पाम को लीजिए, उसके ऊपर रख के आगे की तरफ खसकाइए, आगे की तरफ खसकाइए तो आपको गर्म महसूस होगा। क्या वही पाम पीछे की तरफ खसकाने से ठंडा महसूस होता है? नहीं ना। कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाथ को हाथ के ऊपर रखा, आगे की तरफ खसकाया, गर्म महसूस हुआ, पीछे की तरफ खसकाया तो क्या ठंडा महसूस हुआ? नहीं, गर्म ही महसूस हुआ। कैसा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। कितने लोग को बात समझ में? मैं केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल दे रहा हूं। रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल, क्लियर है सब लोग के दिमाग में? डन, पक्का? इतना ही है, ज्यादा नहीं है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में ज्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे हम क्या आ रहे हैं? सेकेंड था आपके पास क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कोई जानता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? कभी सुना है आपने आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बराबर। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और अगर टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो पीवी बराबर भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टी कांस्टेंट है, आर तो पहले से ही कांस्टेंट होता है, एन भी कांस्टेंट होता है, तो पूरा का पूरा आरएचएस ही कांस्टेंट हो गया। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस की ये एक इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखिए, काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आइसोथर्मल का अगर आप कहीं पे ग्राफ वगैरह बनाने जाएंगे तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, उसके पहले थोड़ी और इक्वेशंस के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं यहां पे। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं वर्क डन के बारे में,
तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इनिशियल फाइनल पीडीवी बराबर इक्वल टू, प्रेशर की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं कोई चीज, यहां से मैं प्रेशर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, एनआरटी बाई वी। तो वी इनिशियल, वी फाइनल, एनआरटी बाई वी डीवी। क्योंकि एनआरटी कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं, तो सिर्फ इंटीग्रेशन होगा वी आई से वी एफ तक डीवी बाई डी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एनआरटी इंटीग्रेशन में अगर आप 1 अपॉन का इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉन आता है, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। ये है, चल रहा है वर्क। दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इस चीज में भी कुछ सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट होता है। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी का बदलाव भी जीरो होगा। सोच के देखिए, इंटरनल एनर्जी में बदलाव कब आता है? इंटरनल एनर्जी में बदलाव तब आता है जब आप उस पर हीट देते हो, और हीट जब देते हो जब टेम्परेचर बढ़ता है। हीट देने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो क्या किसी के इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। इस चीज से अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाऊं तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इज हीट। पर क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो है तो आपकी दी हुई हीट ही आपका वर्क डन है। तो ये जो फॉर्मूला हमने वर्क डन का अभी अभी निकाला है, द सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर द हीट ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बात ध्यान से याद रखना, अगर किसी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपके इंटरनल एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी जीरो। थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के हिसाब से Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो तो Q बराबर डब्ल्यू। तो जो फॉर्मूला तुमने ऊपर डब्ल्यू का निकाला वही फॉर्मूला Q का भी हो जाएगा। काम खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राफ एक आइसोथर्मल प्रोसेस का कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका ग्राफ है। पॉइंट ए, यहां पे आप पॉइंट बी ले लीजिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। क्योंकि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो ऐसा ग्राफ प्लॉट करके मिलता है। इस ग्राफ को आइसोथर्म भी बोलते हैं। इतनी बातें आपको आइसोथर्मल प्रोसेस की याद होनी चाहिए। पहली बात, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदलता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस की ये इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट याद रखनी है। दूसरा, आइसोथर्मल का वर्क डन का इक्वेशन ये होता है। तीसरा, आइसोथर्मल में Q का इक्वेशन भी वर्क डन जैसा ही होता है। क्योंकि आइसोथर्मल में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू जीरो होगा, यानी कि Q बराबर W होगा। और ये होता है आइसोथर्मल का ग्राफ। चेक कर लीजिए हाँ या ना। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? डन। कैन आई मूव फॉरवर्ड?
बढ़िया। अगला जो प्रोसेस है, आई थिंक ये हमारा तीसरा प्रोसेस होगा। इट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। क्या कोई जानता है आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी कि प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आता। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे सिंपल तो इसका ग्राफ ही है। अगर प्रेशर नहीं बदल रहा है तो अगर ये P है और ये V है तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। दिस विल बी द पॉइंट A एंड दिस विल बी द पॉइंट B। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, ये आपका ग्राफ हो गया, बराबर है। प्रेशर अगर आपका 0 है तो क्या हम एक आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में क्या क्या बात कर सकते हैं? वर्क डन PdV होता है। P dV can be V final minus V initial, which can be written as, this can be written as NR T final minus T initial। आई होप आपको समझ रहा है, मैंने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT होता है। P अगर V की जगह पे V फाइनल माइनस V इनिशियल है तो NR वैसे का वैसा लिख दिया, टेम्परेचर की जगह पे T फाइनल माइनस T इनिशियल। और अगर आपको पता भी होगा तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट, इतनी चीज आपके दिमाग में फिट करके रख लीजिए। अगली बात जो मैं कहने वाला हूं शायद वो आपने कभी सुनी ना हो, इसलिए ध्यान से सुनिए। इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड एज NCV डेल्टा टी। पूरे चैप्टर में हमने इसके बारे में कभी भी बात नहीं की है। NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। क्या कोई बताएगा CV क्या है? Anybody has heard about what is CV? Specific heat capacity at constant volume। अगर सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिलहाल आप लोगों ने पहला वाला फॉर्मूला आप जानते थे, वर्क डन का, नथिंग ग्रेट। सेकेंड वाला फॉर्मूला शायद आपने आज पहली बार देखा होगा, डोंट टेक टेंशन, याद रख लीजिए। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का ऐसा लिखा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो Q होता है वो डेल्टा U प्लस W होता है। हमारे पास डेल्टा U भी है, हमारे पास W भी है, तो क्यों ना हम उसको पुटअप कर दें। तो Q का फॉर्मूला आएगा, हाउ मच इज डेल्टा U? NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल प्लस वर्क डन है हमारे पास NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, Q I can take T फाइनल माइनस T इनिशियल कॉमन, अंदर बचेगा NCV प्लस NR। और I can take T फाइनल माइनस T इनिशियल एंड N कॉमन, अंदर बचेगा CV प्लस R। आई होप आप जानते हैं CV प्लस R क्या होता है। CV प्लस R इज CP, so this can be written as CP NCP T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये है आपके Q का फॉर्मूला फॉर CP is
CV प्लस आर, मेयर्स रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, शायद कभी ना कभी सुना होगा केमिस्ट्री वगैरह में, मेयर्स रिलेशनशिप, CP is CV plus R. This is the formula for the Q for your isobaric process. खत्म। Q का फॉर्मूला आपके सामने है, W का फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा U का फॉर्मूला आपके सामने है, आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ आपके सामने है। आप अगर समझ रहे होंगे तो हम सारी इक्वेशंस भी निकालते हैं और हम ग्राफ भी निकालते हैं, 3-4 चीजें निकाल के हम उस टॉपिक का दी एंड करते हैं। डेल्टा यू का खाली फॉर्मूला नया था आपके लिए, ये डब्ल्यू का तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और क्यू निकालने के लिए सिर्फ मैंने डब्ल्यू और डेल्टा यू को ऐड किया ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चेक कर लीजिए, एनी डाउट्स पूछिए। डन, कैन वी मूव फॉरवर्ड? अगला कौन सा प्रोसेस है हमारा? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। कैन यू टेल मी व्हाट इज आइसोकोरिक? कम ऑन। बिल्कुल सही, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है। क्यों ना फटाक से ग्राफ बना लिया जाए, क्योंकि सबसे आसान चीज होती है ग्राफ बनाना। सो वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ P वर्सेस V का कैसे बनेगा? आप यहां पे एक इस तरह से आप बनाएंगे एक लाइन, बराबर, वर्टिकल लाइन। हो गया आपका ग्राफ। ये है आपका A पॉइंट, ये है आपका B पॉइंट, ग्राफ तैयार। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका जो वर्क डन है वो 0 है। क्या आप ये बात जानते हैं? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? PdV, बराबर है। अगर डीवी नहीं हो रहा, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन कहां से होगा बेटा? काम खत्म हो गई बात। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से Q इज डेल्टा U प्लस W। इफ W इज 0 देन Q इज इक्वल टू डेल्टा U। एंड हाउ मच इज डेल्टा U? मैंने डेल्टा U का अभी अभी आपको एक ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ाया, NCV डेल्टा T। The same formula can be used for Q, NCV डेल्टा T। खत्म हो गया आपका आइसो कोरिक प्रोसेस। चेक कर लीजिए कितने लोग को ये बात समझ में आई कि क्यों मैंने वर्क डन को 0 लिखा। अच्छे से समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया। नाउ you people have a thing to do. I think the 6th one is a cyclic process, and I think the 7th one is a free expansion. इसमें कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है। दिस इज योर होमवर्क। मैं पेज भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, पेज 95। अगर आपने इसको रीड किया तो नेक्स्ट लेक्चर में आके आप मुझे बता पाएंगे कि साइक्लिक और फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। इसका मतलब सिर्फ एक प्रोसेस बचता है जिसका नाम है क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।
इस एडियाबैटिक प्रोसेस के खत्म होते ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आगे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कर दिए गए स्किप। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम एडियाबैटिक प्रोसेस प्लस न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के खत्म करेंगे और हम इस चैप्टर को डिक्लेयर करेंगे। सो कृपया करके साइक्लिक प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन जरूर रीड करके आए। रीड भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज क्या है। अगले लेक्चर में आने के बाद मैं एडियाबैटिक और न्यूमेरिकल्स लूंगा और हम इस चैप्टर का खत्म करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सब लोग को समझ में आ रहा है क्या करना है आप लोगों को? आज का लेक्चर कितने लोग को समझ में आया? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर? बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।